विनोद शर्मा जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास खास कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं आपसे बजट, किस तरीके से सरकार ने इस बजट को इतना हाइप दिया है। क्या सही मायने में ये बजट मिडिल क्लास के लिए स्वर्ग है? पता नहीं मिडिल क्लास के लिए स्वर्ग है कि नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपना स्वर्ग सिधारने की कोशिश की है इस बजट के जरिए। निचोड़ रहे हैं जब से। आज भी प्रधानमंत्री जब भाषण का जवाब भी मोशन ऑफ थैंक्स पे जवाब दे रहे जी थे लोकसभा में, तो उन्होंने उसको दोहराया, इस बात को दोहराया। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली अनिल, उन्होंने वही तरीके से अपनी दावे पेश किए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल करता है। उन्होंने बिल्कुल। कहा, ये गिनाते हुए कि हम मुफ्त अनाज देते हैं और चीजें मुफ्त देते हैं, और उन्होंने कोई शायद 30 से 7 महीने का आंकड़ा निकाला कि हम जी जी 30,000 रुपए महीना लगभग जनता को इतना देते हैं हर महीने, जो कि जी जी अरविंद केजरीवाल का जवाब था, अगर आपको याद हो, कि 12 लाख जो है उस पर टैक्स फ्री कर दिया है, तो वो तो जी 80,000 हुआ एक साल में। और अरविंद केजरीवाल कहता है मैं तो 25,000 हर महीने देता हूँ। तो ये रस्साकशी चल रही है, किसने ज्यादा दिया किसने कम दिया, मुफ्त दिया। देखिए, मुफ्तखोरों का समाज बन चुके हैं हम। इतनी जी जी मुफ्तखोरी हो रही है कि जनता जो है वो ये देख रही है कि कौन ज्यादा पैसे देता है, कौन ज्यादा सुविधा देता है। सुविधा का मतलब पैसा, कैश, डायरेक्ट जी जी बेनिफिट ट्रांसफर। तो देखते हैं कि बिल्कुल। इसमें किस हौड़ में कौन आगे निकलता है। विनोद जी, बजट के बाद राहुल गांधी का कल भाषण हुआ। राहुल गांधी ने कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए। उत्पादन की बात की राहुल गांधी ने, कंज्यूमरिज्म की बात की राहुल गांधी ने, युवाओं की बात की राहुल गांधी ने, और एक भारत को शक्ति को उभरने के लिए बात की कि हमारा अपना प्रोडक्शन इतना हो कि दूसरे देश हमारे पास स्वयं आए, हमें कहीं जाने की जरूरत न पड़े। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इन तमाम जो राहुल गांधी के प्रश्न थे उसको कटाक्ष के रूप में पेश किया। किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने विदेश नीति पे एक किताब पढ़ने की सलाह दे डाली। तो आपको लग देखिए रहा है कि जो इश्यूज एड्रेस किए गए थे उसका जवाब मिला? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल भी प्रेजुडिस्ड और बायस्ड होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ। कल जब बहस मैंने सुनी थी, कल कल ही था ना ये भाषण, जी तो ये बहस मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना लोकसभा में, और उसके बाद डेरेक ओब्रायन का भाषण सुना मैंने राज्यसभा में। जी और मैंने उसी को ट्वीट किया कि ये इस सत्र के सबसे बेहतरीन भाषण थे, दो, जी राहुल गांधी का और डेरेक ओब्रायन का। ये सिर्फ जी जी बोलने के अंदाज के कारण अच्छे नहीं थे, जी इनमें जो सब्सटेंस था, इसमें जो जी नयापन था। राहुल गांधी ने एक फ्लोट किया, एक आइडिया, जी जिसके चलते युवाओं को रोजगार मिलेगा, जी जी भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत मिलेगी, मिलेगी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा जी जी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो कि जिसको कि मैं समझता हूं कि आजकल जिसकी खपत बहुत है, जैसे कि, ज्यादा है। हाँ, जैसे कि ईवीज हैं, जैसे कि जो भी चिप ओरिएंटेड, जो जो अब जिसमें चिप लगती है, वो चिप, वो बिल्कुल स्मार्ट, बिल्कुल जो स्मार्ट फोन्स होते हैं, जो उसमें होते हैं। चिप लगती है। उसने खड़ा होकर फोन दिखाया कि इस फोन में जी कितनी चीजें बाहर की लगी हुई, यहाँ बना हुआ नहीं, जी असेंबल हुआ है। जी उसने जी बिल्कुल। डिस्टिंग्विश किया बिटवीन असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं समझता मैन्युफैक्चरिंग। हूँ कि एक अच्छा आइडिया था, जिसको कि प्रधानमंत्री ने उस तरीके से नहीं लिया जिस जिस तरीके से उनको लेना चाहिए। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारे पार्लियामेंट में जो बहस होती है, जो आदान प्रदान होता है, जिससे कि दोनों पक्षों को सीखना चाहिए, और उसमें जो नयापन होता है, जो नए आइडियाज होते हैं, जो स्मार्ट आइडियाज होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कब तक बाहर की तरफ देखते रहेंगे? उसने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने कही, उसने ये कहा कि हमारे पास वो सामर्थ्य है जिसके चलते अमेरिका आएगा हमारे पास।
क्योंकि जी जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करके उनको दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। नहीं दे और सकता उनके है। अपने वतन में जो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे तो उनको जो उनके कॉस्ट ओवररन्स होंगे, जो उनको पगार देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को, वो कहीं ज्यादा होगी। तो एक आइडिया है, इसको मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा हम तो शुरू से कर ही रहे हैं, और उन्होंने समझा कि भाई ये कोई पेशरफ्त के काबिल आइडिया नहीं था, जो कि बात सही नहीं है। नहीं है। विनोद जी, जिस बजट की चर्चा प्रधानमंत्री ने आज की और हिमायती तरीके से की और मजबूती से की, ऐसा लग रहा है कि इस बजट का लाभ कल के चुनाव में, जो दिल्ली चुनाव करने जा रही है, चुनाव में दिल्ली कूद रही है कल, वहां पे इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये बजट का प्रभाव दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, कोशिश तो यही है राजनीतिक दलों की कि प्रभावित करे। जी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो यही है। भाई बजट रचाई उस तरह से गया है काफी हद तक, जिससे कि वो दिल्ली के वोटर्स को आश्वासित कर सके कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बेस्ट पार्टी है, क्योंकि केंद्र में भी पीठासीन है और उनको उसको बिठाना चाहिए दिल्ली में भी, जिसके चलते वो डबल इंजन बोलते हैं ना, तो डबल जी इंजन जी, जो है, डबल इंजन की हाँ सरकार। हाँ, डबल इंजन सरकार जो है दिल्ली के लिए बेस्ट होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम देंगे, बीजेपी कहती है हम देंगे, गिनाती क्या क्या देंगे, जी जी लेकिन आम आदमी पार्टी दे चुका है और का जी वादा जी, कर रहा है कि मैं और भी दूंगा। तो मेरा ये बिल्कुल। मानना है कि एक आम आदमी जो है, आम तबका जो है, जो खासकर गरीब तबका है, वो अभी भी आश्वासित आश्वासित है अरविंद केजरीवाल से। लेकिन जो थोड़ा सा अपवर्डली मोबाइल तबका है, जो अपर मिडिल क्लास तबका है, वो उससे व्यथित है, उसका मोह भंग हुआ है अरविंद केजरीवाल से। देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जमीन कितनी बचा पाता है, और जहां सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, वहां कितनी जमीन खोता है। लेकिन अंततोगत्वा मुझे ये लगता है कि अभी वो स्टेज नहीं आई वेयर वी कैन डिक्लेयर द पेशेंट डेड इन द केस ऑफ जी आम जी, आदमी पार्टी। वो विनोद जी। वो पार्टी जो है अभी भी स्थिति में है कि जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी, ये उससे संभावना है। और हो सकता है कि कम सीटों से जीते, लेकिन जीतने की संभावना आम आदमी पार्टी की आज के दिन मुझे ज्यादा प्रबल लगती है। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर गलत होऊंगा तो माफी मांग लूंगा आपके दर्शकों से। विनोद जी, जिस तरीके से माहौल बीजेपी ने अपने पक्ष में किया है, चारों तरफ जीत का लग रहा है कि परचम लहरा रहा है, और यहां तक कि बीजेपी अस्वस्थ है कि वो सरकार बना रही है। और उनका जो लॉजिक है, ऐसा उनका मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और चारों तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 10 से 15% वोट के तरफ अग्रसर हो रही है। अब मसलन एक संदीप दीक्षित की बात कर ली जाए तो चारों तरफ इस तरह का माहौल बना है कि संदीप दीक्षित चुनाव जीत ही गए हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है समाज में आज की तारीख में। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो 10 से 15% वोट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सत्ता को खतरा पहुंचा रहा है? देखिए, इसकी संभावना है, लेकिन एक बड़े वरिष्ठ मुस्लिम नेता, जिनको मैं कई वर्षों से जानता हूं, और उनका संबंध समाजवादी पार्टी के साथ भी रहा और कांग्रेस के साथ भी रहा एक समय में, तो समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने समाजवादी इन नेता को कहा कि हमारे लिए आप प्रचार करें। जी तो जी मैंने उनको फोन मिलाया कल परसों, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या आकलन है कि जो अकलियतों का वोट है वो किस तरफ जाएगा। जी तो जी उनका ये मानना था कि अकलियतों का वोट ब्रॉडली कंसोलिडेट हो गया आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जी इसलिए कि कांग्रेस उतनी मुस्तैदी से लड़ती हुई नहीं नजर आ रही जितनी अपेक्षा थी। देखिए, ये ऐसा वोट है माइनॉरिटीज का जो टेक्निकली वोट करता है, और वो जी उसी पक्ष को वोट करता है जो कि ज्यादा मजबूत नजर आता है उनको भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले।
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तो है, लेकिन नई दिल्ली की सीट थोड़ी इनकी फंसी हुई लगती है। जी अब अगर नई दिल्ली की सीट फंसी हुई है और अरविंद के हाथ से निकल जाएगी तो वो बड़ा भूचाल होगा। जी अगर वो जीत भी जाएगी आम आदमी पार्टी तो वो अधूरी जीत होगी। मैं अब भी ये मानता हूं कि हो सकता है लड़ाई कठिन है, लेकिन संभावना अरविंद के जीतने की ज्यादा है। हालांकि इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा संदीप दीक्षित ने। संदीप दीक्षित बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है उनका, और उनके साथ साथ जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके साथ साथ उनकी माँ का जो उनकी याद थी, जो उनकी जो मेमोरीज थी, उनकी जो जी लेगेसी कंट्रीब्यूशन है थी, उनका। शीला दीक्षित की जो जी लेगेसी थी, जिसका अच्छा काम था दिल्ली में, वो बोलता था, तो जी जी उसका तो उसको उनको मदद मिल रही है। लेकिन क्या इतने प्रबल हो गए वो कि अरविंद को उस सीट पे हरा देंगे? कोई भी हार सकता है अनिल। शीला दीक्षित हारी थी इसी सीट से, अगर आपको याद हो, बिल्कुल और वो भी इतना बिल्कुल काम बिल्कुल करने के बाद दिल्ली में। बात तो हारी थी। जनता जनार्दन है, मूड बिगड़ जाए तो कुछ भी हो जाता है। विनोद जी, एक फैक्टर और है इस पूरे चुनाव में, पूर्वांचल के लोगों का। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो यहाँ पे 30 से 40 लाख हैं और वोटर हैं। और इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से कोविड में उपेक्षित हुए थे लोग, वो इनसे बड़े ही खिन्न हैं, और वो वोट इस तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को टिकट नहीं दिया है, अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत ज्यादा टिकट दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल के वोट इस बार बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा अगर इस तरीके की बात होती है तो। अनिल, हमने और तुमने कोविड काल झेला है ना, जिया है उसको। जी और दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन किसने लगाया था, उसकी अनाउंसमेंट किसने की थी, याद है आपको? जी 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 अरविंद केजरीवाल कर सकता है पूरे देश में लॉकडाउन क्या? जी नहीं। तो मेरा यह मानना है कि कोविड पे किसी एक को आरोपित नहीं करना चाहिए। और बदकिस्मती है कि हर्षवर्धन को उसका बलि का बकरा बनाया गया, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जी लेकिन उनके पास अधिकार कोई भी नहीं छोड़े थे केंद्र की सरकार ने बिल्कुल हर्षवर्धन के सीधा पास। कंट्रोल प्रधानमंत्री का दफ्तर कर रहा था पूरे ऑपरेशंस तो का। मैं ये कह रहा हूं कि आरोप लगाओ तो ईमानदारी से लगाओ, कम से कम आरोप तो ईमानदारी से लगाओ। अपने ही लोगों से पे आरोप लगाओ तो ईमानदारी से लगाओ। तो ये कहना कि भाई पूर्वांचली नाराज है, उसके और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण नहीं है कि भाई कोविड काल में उनको यहाँ से पैदल चालू कर दिया। जी कोविड जी जी कोविड वॉज अ नेशनल क्राइसिस, और जिससे निपटने का पहला दायित्व तो हमारी केंद्र की सरकार का है। गैस की कमी अगर दिल्ली में हुई है और वो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की कमी है, लेकिन पूरी तरह से उसका दायित्व उस पर नहीं जाता, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपका प्यादा है या आपके इशारे पे नाचता है, उसका क्या काम था, उसने क्या किया उस दौरान? तो इसमें ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलेंगे नहीं। एक तबके को आप मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भुगते हैं और जो लोग जिंदा रहे हैं, जिन्होंने वो झेला है, उनको पता है कि किस तरह से वो भुगते हैं। और उनको तो ईश्वर के सहारे छोड़ दिया गया था आवाम को। हम दिल्ली बिल्कुल शहर में बैठे हुए प्रार्थना करते कि हमको कोविड ना हो जाए। तुमको याद है कि तुमको कोविड हुआ था और तुम अस्पताल में किस तरह से भर्ती हुए थे? बिल्कुल तो फिर ये सवाल तो बनता ही नहीं है अनिल। बिल्कुल। अब विनोद जी, देखना यह है कि दिल्ली का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से लड़ रही है, बीजेपी भी मजबूती से लड़ रही है, वही स्थिति आज आपकी है। त्रिकोणात्मक संघर्ष पूर्ण रूप से नहीं, यहाँ पे है। नहीं है। इट्स नॉट अ थ्री वे फाइट, इट्स अ स्ट्रेट फाइट। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। ये ये लेकिन ये प्रचार ये ये प्रचार नैरेटिव भारत नैरेटिव चल रहा है। बीजेपी का जी 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 बीजेपी का नैरेटिव है। जी जी बीजेपी के अंदर का प्रेम जाग उठा है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, जी कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले अच्छा लड़ रही है,
लेकिन जी कुछ चुनी हुई सीटों पे लड़ रही है। उसका जी कोई जी पूरी दिल्ली में उसकी लड़ाई उतनी मुस्तैदी से नहीं है जितनी कुछ एक सीटों पर है। और बहुत से जो उनके प्रत्याशी हैं जिन सीटों पे कंटेस्ट है, वो अपने दम पे लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ज्यादातर अपने दम पे लड़े। लड़े हैं। आने वाले दिन में विनोद जी 8 तारीख को इनका रिजल्ट आएगा, कल चुनाव होगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यू ओके, से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।